नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है, जिसमें 60 नंबर की क्लास में अर्थात पार्ट नंबर 15 में आज देखेंगे कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब कि स्व उत्तेजित जनरेटर। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होते हैं, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के अभिलक्षण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी, कहाँ प्रयोग किया गया था, उसका निर्माण कैसे हुआ, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की। तो आज उसके बाद देखेंगे, मैंने आपको बताया कि डीसी जनरेटर आपको मैंने बताया था कि एक होता है सेपरेटली और एक होता है सेल्फ। ठीक है, आज सेपरेटली और सेल्फ में अंतर स्पष्ट करेंगे और सेल्फ के अंदर कितने प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनमें से देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती है कि सेपरेटली और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन ऐसी आवश्यकता होती है जो अति आवश्यक होते हैं, उनके बिना सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर नहीं होता है। और सेपरेटली और सेल्फ के अंदर कौन सा यूजफुल होता है, अधिक उपयोगी कौन सा होता है और क्यों होता है। ठीक है, और उनके बाद देखेंगे कि सेपरेटली अपने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में उन आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद वाइंडिंग संयोजन के आधार पर उन जनरेटरों को कितने भागों में बांटा गया। उन भागों में से देखेंगे सबसे पहला शंट डीसी जनरेटर क्या होता है। वैसे तो 3 भागों में बांटा गया था, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया था। फिर देखेंगे इनकी वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, संयोजित कहाँ होती है, क्यों संयोजित होती है, मोटी क्यों होती है, पतली क्यों होती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आपको सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सेपरेटली एक्साइटेड अर्थात पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहर से डीसी स्रोत द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब कि फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की बाहर से आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि पृथक उत्तेजित जनरेटर को आप लोगों ने लिया और कहीं पे यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके साथ क्या चाहिए, डीसी सोर्स चाहिए अपने को, क्योंकि उसकी फील्ड वाइंडिंग को जब तक उत्तेजित नहीं करेंगे तब तक वो फ्लक्स नहीं बनाएगा, और फ्लक्स नहीं बनाएगा तो ईएमएफ उत्पन्न कैसे होगा। तो उस समस्या को दूर करने के लिए कौन सी को कि उसके साथ डीसी सोर्स चाहिए, जैसे बैटरी है, डायनेमो है या फिर रेक्टिफायर है। उस समस्या को कि अलग से ले जाना पड़े, उस समस्या को दूर करने के लिए उसी डीसी जनरेटर में सुधार कर दिया। सुधार करने के लिए क्या क्या परिवर्तन किया, अर्थात उसमें किन किन बातों की आवश्यकता हुई। जैसे आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा था कि ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये पोल है। ठीक है, ये पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ, 2 पोल है। मान लीजिए कि यहाँ फील्ड वाइंडिंग की, ये कास्ट आयरन के पोल है। जब तक इनके ऊपर वाइंडिंग करने के बाद इनमें सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये चुंबक नहीं बनेंगे, और चुंबक नहीं बनेंगे तो फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा, और फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा तो डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया था कि इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहर से आप लोगों ने ऐसे प्रदान की थी, ऐसे, और ये डीसी सप्लाई दे दी यहाँ से। ये फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित हो गई और आप लोगों ने जनरेटर को घुमाया, आपको वोल्टेज मिल गया। ये तो थी बात है अभी। लेकिन आज क्या करेंगे, उसी डीसी जनरेटर को, कौन से को, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर को डीसी सप्लाई कहां से देंगे, उसी के आर्मेचर से उत्पन्न डीसी सप्लाई में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित में अंतर क्या हुआ। कि पृथक उत्तेजित में डीसी सप्लाई बाहर से मिली और स्व उत्तेजित में अंदर से ही, कहां से, आर्मेचर को घुमाएंगे और इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और वो ईएमएफ से ही ये फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होगी। ये तो बताइए आप लोगों को। फिर देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बाहरी स्रोत के बजाय आर्मेचर के अंदर से ही, मतलब आर्मेचर से ही प्रदान की जाती है। ये आर्मेचर है, घूमेगा, आर्मेचर से ही प्रदान की जाती है। तो क्या लिख सकते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, कौन से में, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये तो है। और अपन यही पढ़ रहे हैं, आज की क्लास 60 पार्ट नंबर 15 में डीसी जनरेटर चल रहे हैं। इसमें क्या है, सप्लाई कहां से देंगे। देखो, सप्लाई कहां, स्वयं द्वारा उत्पन्न धारा से ही, स्वयं द्वारा उत्पन्न धारा से ही
फील्ड वाइंडिंग क्षेत्र कुंडलन, हिंदी में फील्ड वाइंडिंग को क्षेत्र कुंडलन को उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित मतलब सप्लाई देकर चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण किया जाता है। अभी आगे बात, अब आप लोगों को पता है कि स्वयं द्वारा आप लोग इसको एक्साइटेड किया तो क्या जनरेटर को घुमाने से वोल्टेज बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक फ्लक्स नहीं होगा, मैं आपको उनकी आवश्यकता, जब तक फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा, आप लोगों को पता है कि डीसी जनरेटर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता था क्या चाहिए आप लोगों को? ये चाहिए, देखो ई बराबर था आप लोगों को 5ZNP और 60 × A, ये था फॉर्मूला। देखो चालक आर्मेचर में चालक है, एन ये गति, इसको घुमाएंगे प्राइम मूवर के द्वारा, गति मिल गई, पी पोलों की संख्या है, पोल है, और ये आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या जब आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं तब निर्धारित हो जाती है। तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी? फ्लक्स की, क्योंकि ई समानुपाती फ्लक्स, फ्लक्स जब तक नहीं होगा तब तक ईएमएफ का निर्माण नहीं होगा, और ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो इस फील्ड वाइंडिंग को ईएमएफ कहां से प्रदान करेंगे? तो सबसे पहले वो चाहिए कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा कैसे, जो कि फील्ड वाइंडिंग को देंगे अपन। तो ठीक है, ये तो थी इसमें कि फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित कहां से करेंगे? स्वयं द्वारा उत्पन्न धारा से ही करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि स्वयं उत्तेजित किसके, स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर को, डीसी जनरेटर में वोल्टेज या वोल्टता उत्पन्न करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, या कौन कौन सी आवश्यकता होती है, या कौन कौन सी शर्तें होती हैं कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर अपने आप में वोल्टेज उत्पन्न कर सके और अपनी फील्ड वाइंडिंग को धारा प्रदान करके उत्तेजित कर सके और उस चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण कर सके। देखो इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको शर्त बताता हूं। कौन सी शर्त? कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, वैसे 3 प्रकार के सभी के बताएंगे आपको। शर्तें क्या होती हैं, नेसेसरी जो होती हैं, ये शर्तें देखेंगे, या फिर आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपन ये नहीं पढ़ पाएंगे कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है, आवश्यकताएं क्या होती हैं, ये देखेंगे आज। आवश्यकताएं एक नहीं है, इन आवश्यकताओं के ऊपर ही दोस्तों काफी प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना रहती है। उसके बाद ही सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आवश्यकता कौन कौन सी। सबसे पहले देखो, अपने पास सब कुछ है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, तो ये पोल जो कास्ट आयरन के बना रखे हैं, इन पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा अवश्य रखेंगे। अब अवशिष्ट चुंबकत्व आप लोग जानते हो कि जैसे आपको बताओ अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे होता है। जैसे ये कोई कोर ले ली, लोहे की कोर, आयरन कोर ले ली, इस पे आपने कोई सुपर एनामेल कॉपर वायर की पॉलिश कर दी। ये सारी वाइंडिंग किसकी हैं? काफी बार परीक्षा में आया है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, आर्मेचर की वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है? ये लिख लो, सुपर एनामेल कॉपर वायर की बनी होती है। सुपर एनामेल क्या है? सुपर एनामेल तो पॉलिश है, कुचालक आवरण है, कुचालक की पॉलिश होती है। सुपर क्यों लगा कि बेस्ट क्वालिटी की होती है, इसलिए सुपर एनामेल आ गया। कुचालक की श्रेणी में, इस श्रेणी में आते हैं 120 डिग्री का टेम्परेचर होता है। मैंने कुचालक का जब टॉपिक पढ़ाया था तब आपको मैंने पूरी डिटेल बताई थी इसकी। फिर भी ये सुपर एनामेल क्योंकि इसके ऊपर पॉलिश होती है और इसके लिए और कॉपर वायर की ये यहाँ पर तांबे के तार की होती है, इसलिए कहते हैं सुपर एनामेल कॉपर वायर की सभी प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, चाहे ट्रांसफार्मर की हो, मोटर की हो, आर्मेचर की हो या फील्ड वाइंडिंग हो, सबकी होती है। तो यहाँ सुपर एनामेल कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी और आप लोगों ने डीसी सप्लाई दे दी। गौर से देखना, आपको तो वैसे तो मैंने चुंबक का चैप्टर पढ़ाया था, पूरा बताया था आप लोगों को कि यहाँ से आप लोगों ने डीसी सप्लाई दी और ये लोहे की कोर चुंबक बनना शुरू हो गई। मान लीजिए कि NS चुंबक बन गई। अब आप लोगों ने डीसी सप्लाई बढ़ाते चले गए, इसमें चुंबक की शक्ति बढ़ती चलेगी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि लोहे का टुकड़ा चुंबक बनना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि इस लोहे की कोर में सैचुरेशन अवस्था आ चुकी है, संतृप्त अवस्था आ चुकी है। अब आप लोगों ने धीरे धीरे धारा के मान को कम किया। मान लीजिए कि धारा के मान को कम करते चले गए, तो होना यह चाहिए कि इस लोहे की कोर में चुंबकत्व का मान समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कुछ चुंबक के गुण बच जाते हैं, मतलब कि पूरी चुंबक की शक्ति हटा लेते हैं या धारा का मान 0 कर देते हैं, फिर भी उसमें क्या बचता है? चुंबक का अवशेष बच जाता है। अब चुंबक के जो अवशेष बचता है उसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब आप इसमें इस लोहे के टुकड़े में कुछ चुंबक के फ्लक्स का निर्माण होता रहता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, जैसे स्थायी चुंबक होता है उसी प्रकार कुछ चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो वो अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। वही अवशिष्ट चुंबकत्व इन चुंबकीय पोलों में होना अति आवश्यक होता है, नहीं तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर नहीं बनेगा। आगे बात तो क्या लिख सकते हैं कि फील्ड पोल, ये पोल है, देखो ये फील्ड पोल है, क्षेत्र के पोल है। फील्ड पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना अति आवश्यक होता है, तब जाके ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है।
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का कोई मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उसके तो फील्ड वाइंडिंग अलग से उत्तेजित करते हैं। तो किसमें चाहिए? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी होता है। एक बात ये होगी, यहां आप लिख सकते हैं कि इनकी शर्तों में, कौन से में? इनकी शर्तों में, कि पहली शर्त क्या लिखेंगे कि फील्ड पोल को हिंदी में क्षेत्र ध्रुव कहते हैं। क्षेत्र ध्रुव में अवशिष्ट चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। एक तो ये होते अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। एक तो बात ये आ गई। अब अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो कहां से प्राप्त करेंगे? वो आपको जब इसकी अभिलक्षण पढ़ाएंगे, किन किन की अलग से पढ़ाएंगे, सभी स्वतःजित जनरेटरों की, तब आपको बताएंगे। एक तो ये होता है। अब इनमें क्षेत्र चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व हुआ, अब क्या करेंगे? इसका वाइंडिंग का कनेक्शन देखा आपको बताऊं, मैं एक ही बताता हूँ कि इन वाइंडिंगों का संयोजन देखो, एक वाइंडिंग जो घूम के आ गई ये सीरीज में जुड़ दी, एक वाइंडिंग का संयोजन सिरा तो ये है और एक का सिरा ये है, ठीक है। तो इसको आर्मेचर ये है A1 और A2 ये है, यहाँ एक का संयोजन यहाँ कर देंगे, एक का संयोजन यहाँ कर देंगे। अब मान लीजिए आपने जनित्र को घुमाया, गौर से देखना, जनित्र को घुमाया तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और यहां से इसको ओपन कर देते हैं, तो ये जनित्र को घुमाया, ईएमएफ उत्पन्न होगा, कहां जाएगा? फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। तो दूसरी बात, फील्ड वाइंडिंग में जाएगा तो धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होते ही फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो क्या लिखेंगे? अब इसमें धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो दूसरी शर्त क्या रखेंगे कि इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए कि इसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सके। यदि प्रतिरोध का मान अधिक कर देंगे, मान लीजिए कि आपने ईएमएफ उत्पन्न किया और यहां प्रतिरोध का मान अधिक कर दिया और धारा प्रवाहित हुई नहीं, तो फिर क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, वो अपने चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, फिर जनित्र वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो फिर इसका प्रतिरोध, किसका? फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध इस फील्ड वाइंडिंग के क्रांतिक प्रतिरोध के मान से कम होना चाहिए। अब क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग का अधिकतम प्रतिरोध, किसका? इस फील्ड वाइंडिंग का, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये इसका अधिकतम प्रतिरोध, जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग आसानी से ईएमएफ अपने चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण कर लेती है। मान लीजिए कि अधिकतम प्रतिरोध इसका 100 ओम है और 100 ओम में, इसमें 100 ओम के प्रतिरोध में ईएमएफ लगाएंगे, धारा प्रवाहित होगी और वो धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होगा। अब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 100 क्रांति, उसको वो क्या होगा कि फील्ड वाइंडिंग का अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनित्र ईएमएफ उत्पन्न करता है उसको कहते हैं क्रांतिक प्रतिरोध। ये भी आगे आपको स्पेशल बिल्कुल खुलासा करेंगे इसका, कब? जब इसके अभिलक्षण पढ़ेंगे तब। तो उस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात कम होना चाहिए। तो लिख दो क्षेत्र कुंडलन, हिंदी में लिख देता हूं मैं, क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध उसके क्रांतिक प्रतिरोध या क्षेत्र क्रांतिक प्रतिरोध के मान से कम होना चाहिए। दूसरी शर्त आती है, और दोनों के दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अब क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है कि क्षेत्र कुंडलन का अधिकतम मान या उच्चतम प्रतिरोध जिस पर जनित्र वोल्टेज बना पाता है वो क्रांतिक प्रतिरोध होता है, ये भी बताएंगे आगे। तीसरी देखो, मान लीजिए कि जनित्र आप लोगों ने, ये मैं शर्तें बता रहा हूं, मान लीजिए कि जनित्र आपने 1500 आरपीएम की स्पीड पर निर्धारित बनाया कि 1500 आरपीएम घूमेगा तो वोल्टेज बनाएगा। यदि 1500 आरपीएम की जगह आपने 1000 आरपीएम जनित्र को घुमा दिया तो जनित्र वोल्टेज नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड रेटेड कितनी रखी आप लोगों ने? 1500 आरपीएम पर ये जनित्र वोल्टेज बना पाएगा। तो लिख सकते हैं कि जनित्र अपनी निर्धारित स्पीड से, जनित्र की स्पीड, जनरेटर की स्पीड अपने निर्धारित चाल पर चलनी चाहिए कि जनरेटर की स्पीड उसकी रेटेड स्पीड होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं हो कि उसकी स्पीड 1500 और आप 1000 आरपीएम पे घुमा रहे हो, जनित्र वोल्टेज नहीं बना पाएगा। तो जनित्र की स्पीड निर्धारित स्पीड होनी चाहिए जो कि इसने रेटेड है उस पर होनी चाहिए, तो जनित्र की स्पीड एकदम बराबर होनी चाहिए। तीसरी शर्त आती है, तो लिख सकते हैं कि जनित्र की
रेटेड स्पीड होनी चाहिए, रेटेड होनी चाहिए, रेटेड निर्धारित होनी चाहिए, निर्धारित रेटेड निर्धारित चाल होनी चाहिए, निर्धारित गति होनी चाहिए, निर्धारित गति होनी चाहिए। तीसरी गति इसकी विशेषता ही आती है। अब देखो चौथी विशेषता क्या रखेंगे, मैं जो विशेषता बता रहा हूं ये सिर्फ किसकी है, सेल्फ एक्साइट डीसी जनरेटर की है, कि पृथक उत्तेजित जनरेटर से सेल्फ एक्साइट डीसी जनरेटर में बदलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जो कि परीक्षा में हर बार आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगामी आने वाले एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। दूसरी देखो, इसको घुमाएंगे, देखो जैसे मान लीजिए कि ये एन पोल है, एन पोल से एस पोल की ओर क्या जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स जाएगा। बात सही है कि चुंबकीय फ्लक्स एन पोल से एस पोल की ओर जाता है, गति करता है। तो इन दोनों में सापेक्ष गति होनी चाहिए, किसमें, इन दो घूर्णन, जनित्र की घूर्णन दिशा और क्षेत्र की धारा की दिशा, क्षेत्र धारा की दिशा, धारा ये रहेगी, देखो धारा उल्टी रहेगी, जैसे ये ऐसे घूम रहा है और धारा की दिशा उल्टी है, तो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण धारा की अपने घूमने की दिशा में हो जाएगा। तो क्या रखेगी, घूर्णन दिशा और क्षेत्र धारा की दिशा में उचित संबंध होना चाहिए, ताकि चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की घूमने की दिशा में सापेक्ष गति हो। तो चौथी शर्त क्या रखेंगे कि जनित्र की घूमने की दिशा और क्षेत्र में धारा की दिशा में उचित संबंध होना चाहिए, जिससे कि इन दोनों के बीच में किसमें, चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की घूमने की गति में सापेक्ष गति, आर्मेचर की घूमने में सापेक्ष गति हो। तो चौथी अपने निर्धारित क्या लिखेंगे कि जनरेटर की घूर्णन दिशा व क्षेत्र धारा की दिशा में उचित संबंध होना चाहिए। उचित संबंध होगी, चुंबकीय फ्लक्स और जनरेटर की घूमने की दिशा में सापेक्ष गति हो, दोनों में सापेक्ष गति होनी चाहिए, उचित संबंध होना चाहिए। चौथी शर्त आपकी ये आ गई। फिर पांचवी शर्त क्या है, देखो पांचवी शर्त ये बोलती है कि ये इन शर्तों को जब पूरा नहीं करेंगे तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर नहीं बनेगा। पांचवी शर्त क्या कहती है कि आर्मेचर में उत्पन्न धारा की ध्रुवता, आर्मेचर में धारा उत्पन्न होगी, उसकी ध्रुवता पोलरिटी उसमें प्लस कौन सा रहेगा, माइनस कौन सा रहेगा, पॉजिटिव सिरा कौन सा रहेगा और नेगेटिव सिरा कौन सा रहेगा, उसकी ध्रुवता, आर्मेचर में उत्पन्न धारा की ध्रुवता और अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता एक समान होनी चाहिए। देखो कैसे, मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने आपको बताया कि ये मैंने कोई लोहे की कोर ली और इस पर सुपर एनामेल कॉपर वायर की पॉलिश कर दी मैंने। मैं आपको ध्रुवता बताता हूं, देखो गौर से देखना, आप समझो कि वस्तु बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। ये ले लिया आप लोगों ने और यहां लगाया आप लोगों ने बैटरी प्लस और माइनस, धारा की दिशा ये है, मतलब ये दिशा ये धारा की दिशा है, और आप लोगों ने इसमें धारा की दिशा बढ़ाई, धीरे धीरे बढ़ाई, ये लोहे की कोर चुंबक बनना शुरू होगी एन और एस। अब धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, एक कंडीशन ऐसे आ गई कि लोहे की कोर और अधिक चुंबक बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, लोहे की कोर और अधिक चुंबक बनना बंद हो जाएगी, बात भी सही है। फिर आप लोगों ने धारा के मान को 0 कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये धारा के मान को 0 कर दिया और यहाँ से डीसी सप्लाई हटा दी, फिर इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। अब अवशिष्ट चुंबकत्व में ध्रुव दिशा कैसे हुई कि यहां से जब यहां से धारा प्रदान करोगे तो यहाँ एन पोल होगा। अब मान लीजिए कि यहां से आर्मेचर में डीसी सप्लाई उत्पन्न हुई और आपको बाहर मिली, अब वो भी डीसी सप्लाई आप लोग यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। तो मैंने आपको बताया कि आर्मेचर में उत्पन्न धारा की दिशा, ठीक है, धारा की ध्रुवता की दिशा और अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवक दिशा एक समान होनी चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से डीसी उत्पन्न हुई और आप लोगों ने यही जो संयोजन था डीसी, मान लीजिए कि प्लस और ये माइनस है, और यहाँ प्लस की जगह आप लोगों ने माइनस संयोजित कर दिया, किसका, आर्मेचर का, तो ध्रुवता चेंज होगी। तो उससे क्या होगा, ये जो एन पोल था ये प्लस जब धारा ये दिशेगी तो एन पोल होगा। अब कौन सी धारा जाएगी, एस, ये अपने नेगेटिव जाएगी, तो क्या होगा, ये एन पोल पहले खत्म होगा,
ये, क्योंकि निगरब बल लगेगा और ये लोहे की कोर ही बन के रह जाएगी, इसमें कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचेगा। जब अवशिष्ट चुंबकत्व ही नहीं बचा तो वोल्टेज कहां से बनेंगे? फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये यहाँ पे इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान शून्य हो जाएगा और जनित्र वोल्टेज बनाना बंद कर देगा, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व का मान शून्य और जनित्र वोल्टेज बनाना बंद कर देगा। इसलिए वो जो धारा उत्पन्न होती है उसकी ध्रुवता, अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता ये थी, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है उसका पॉजिटिव सिरा ही यहाँ संयोजित करें कि ध्रुवता और अधिक बढ़ जाए। पहले एन पोल था जिसकी शक्ति कम थी, अब चुंबक शक्ति का मान बढ़ जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा और जनरेटर वोल्टेज बनाना शुरू कर देगा। इसलिए पांचवी शर्त क्या आती है कि आर्मेचर में उत्पन्न धारा की ध्रुवता, आर्मेचर में उत्पन्न धारा की ध्रुवता तथा अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता मतलब पोलरिटी समान होनी चाहिए। ये आती है पांचवी शर्त कि दोनों की ध्रुवता समान होनी चाहिए। अब देखो ये तो होगी 5 शर्तें। अब उनसे होगा क्या? अब आपसे पूछा जाए कि ये सारी शर्तें रखी तो यहां उनकी ध्रुवता कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं। यदि आपने नोट्स बनाए होंगे और लिखे होंगे तो आपको याद होगा कि प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता किन किन बातों पर निर्भर करती है। मैं आपको बताऊं, जनरेटर में घूमने की दिशा पर, मैंने आपको बताया ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताया था आपको, ये चाल, घूमने की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और धारा की दिशा या ईएमएफ की दिशा बताई। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये बदल जाएगी तो इसकी धारा बदल जाएगी। एक बात मैंने आपको बताया कि क्षेत्र की ध्रुवता ये रहेगी। फिर आपने चाल बताई, घूर्णन दिशा बदल जाएगी तो ये बदल जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें वाइंडिंग में धारा की दिशा किधर रहेगी, ये धारा की दिशा ऐसे उल्टी चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, वो भी डिपेंड करती है कि ईएमएफ की ध्रुवता कैसी होगी। तो मैंने आपकी प्रेरित ईएमएफ की दिशा डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा डीसी जनरेटर की घूमने की दिशा पर, क्षेत्र की ध्रुवता पर, क्षेत्र की ध्रुवता की दिशा पर मान लो, और क्षेत्र में धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ये तीनों बातें आपको ध्यान होंगी तो यहां इसकी ध्रुवता पता लग जाएगी। फिर भी आप वोल्ट मीटर लगाकर या किसी साधन से इसकी ध्रुवता पता कर सकते हैं। एक तो बात ये थी। अब देखो यहां से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शर्त कौन सी थी, वो शर्त सारी बाद में लागू होती है। सबसे पहले थी अवशिष्ट चुंबकत्व का मान होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो फिर यहां कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे? काफी बार परीक्षा में है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के पोल किस धातु से बनाए जाते हैं जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान उत्पन्न हो जाता है, होगी तो लिखेंगे अधिक रिटेंटिविटी किसके, ये पोल। कौन से पोल? ये पोल जो बनाए हैं, देखो मैंने आपको ये पोल जो दिखा रखे हैं, ये अधिक रिटेंटिविटी, अधिक रिटेंटिविटी धारण शक्ति। रिटेंटिविटी क्या आती है? धारण शक्ति होती है। अधिक धारण शक्ति से बनाया जाए, अधिक धारण शक्ति, अधिक रिटेंटिविटी मटेरियल की अधिक रिटेंटिविटी या हाई रिटेंटिविटी होती है उस पदार्थ से इन पोलों का निर्माण किया जाता है। किनका? सेल्फ ऑक्साइड डीसी जनरेटर का, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो शंट हो और चाहे वो कंपाउंड हो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सेल्फ ऑक्साइड डीसी जनरेटर में किन किन शर्तों का होना जरूरी होता है, और मैंने आपको जो 5 शर्तें बताई, ये चीजें बताई, ये सब के सब एग्जाम में आ चुकी हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखो और आगे पढ़ेंगे कि ये होते कितने प्रकार के हैं। क्षेत्र संयोजन के आधार पर या फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इनको 3 भागों में क्यों बांटा गया था, या 3 भागों के बाद इनके और भागों का वर्गीकरण क्यों किया गया, उनके बारे में देखेंगे। तो ये तो थी आपकी वो शर्तें कि सेपरेटरी ऑक्साइड डीसी जनरेटर को यदि सेल्फ ऑक्साइड डीसी जनरेटर बनाना है और उसका निर्माण करना है तो किन किन शर्तों को पूरा करेंगे। दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को शर्तें समझ में आई होंगी और आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात आती है कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व था ये किस पदार्थ से इसको बनाया और कैसे उत्पन्न किया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जनरेटर और हिट हो जाता है या फिर फील्ड वाइंडिंग के संयोजन उल्टे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ध्रुवता समान नहीं हुई और संयोजन बदल गए अंदर से और अवशिष्ट चुंबकत्व का मान समाप्त हो गया। तो फिर कैसे अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करेंगे, ये भी परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसी डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व को दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व का कैसे उत्पन्न करेंगे। तो आप लोगों ने क्या लगाया, एसी से नहीं, एसी सप्लाई लगाकर, डीसी सप्लाई लगाकर, आप लोगों को पता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डीसी सप्लाई लगाकर। डीसी सप्लाई बैटरी भी हो सकती है, तो सबसे लगभग बैटरी का नाम आता है, रेक्टिफायर नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, बैटरी का प्रयोग करके
या फिर बैटरी नाम नहीं आता है तो डीसी सप्लाई का प्रयोग करके कौन सी सप्लाई से अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करेंगे? एसी से कभी अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता है, डीसी से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि एसी में एक बार ध्रुवता ऐसे जाएगी, क्लॉकवाइज रहेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, एक बार ये पोल एन बनेगा, एस बनेगा। फिर अवशिष्ट चुंबकत्व का इसमें चुंबकत्व जब तक धारा सप्लाई रहेगी तब तक तो इसमें चुंबकत्व का मान रहेगा, और आप लोग सप्लाई हटा दी, ये लोहे की कोर ही बनकर रह जाएगी। तो फिर इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे उत्पन्न करेंगे? या और हीट जनरेटर के बाद अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने के बाद कैसे अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करेंगे? डीसी सप्लाई का प्रयोग करके अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त करेंगे। फिर यदि डीसी सप्लाई में नाम नहीं दिया तो आपको बैटरी नाम अवश्य मिलेगा, आपको डायनेमो नाम अवश्य मिलेगा, आपको उत्तेजक नाम अवश्य मिलेगा, आपको रेक्टिफायर नाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि डीसी स्रोत डीसी सप्लाई जो प्रदान करता है उसका नाम मिलेगा, लगभग आपको बैटरी का ही नाम मिलेगा। कि बैटरी का प्रयोग करके आप क्या करेंगे? इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान प्राप्त करेंगे। ये तो थी आपके सेल्फ एक्साइड डीसी जनरेटर की शर्तें। उसके बाद आगे देखेंगे कि सेल्फ एक्साइड डीसी जनरेटर के बाद ये जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड कितने प्रकार के थे वो आगे धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है? तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।